वो अभिमान में चूर हैं क्या? उनके ऊपर तो ये आरोप भी लगते हैं कि जब वो जिलाध्यक्ष बनेंगे तो वही बनेंगे, प्रत्याशी बनेंगे तो वही बनेंगे, एल्डरमैन बनेंगे तो वही बनेंगे, प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष बनेंगे तो वही बनेंगे, फिर विधायक का टिकट लेंगे तो वही लेंगे। ये पिछले 6 बार से सिटिंग काउंसलर हैं। जब तक जनता चाहेगी, जब तक जनता का विश्वास हमारे ऊपर होगा, हम निश्चित रूप से चुनाव भी लड़ते रहेंगे। असली श्रवण कुमार तो केजरीवाल जी है, जिन्होंने बुजुर्गों का ध्यान रखा है। बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी की बस यात्रा फ्री, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्कूल, अच्छे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, इसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर विकास करवाना, और उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का बजट लाभ का बजट है। मैं पूछना चाहता हूं राजकुमार भाटिया जी से और उनकी पार्टी से, एक बता दें कि उनके पार्टी के कौन से पार्षद ने काम करवाया। किसको आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने सामने मान रहे हैं? नहीं, मैं राजनीति के अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर मैं किसी को भी छोटा करके नहीं आंकता। कांग्रेस पार्टी का आपको पता ही है कि हालात क्या है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस 0 पे है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी बन के रह गई है। पहले नेता खुद बनते हैं, जनता के हितैषी बनते हैं, उसके बाद अपने बेटों को लाते हैं, लेकिन बेटे कामयाब नहीं होते, फिर पोतों को उतार देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। दिल्ली में चुनाव अब सर पर है। ऐसे में हम पहुंचे हैं आदर्श नगर विधानसभा में, जहां आम आदमी पार्टी ने इस बार 2 बार के सिटिंग विधायक को टिकट काटकर इस बार दाव खेला है मुकेश गोयल के नाम पर, जो कि आदर्श नगर वार्ड से मौजूदा पार्षद भी हैं। बात करते हैं मुकेश गोयल जी से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्विक न्यूज पर। कि आम आदमी पार्टी ने आप पर इस बार भरोसा जताया है, आपको टिकट दी है, क्या कहना चाहेंगे? डिम्पल जी, मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूं, और साथ ही साथ अपने आम आदमी पार्टी के लिए के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना। इसके साथ साथ मैं जो मेरा चुनाव हुआ है, मैं समझता हूँ जो मैंने क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, उसे देखते हुए मेरा चुनाव केजरीवाल साहब ने किया है। सर, पार्टी दिल्ली के अंदर बड़ी मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। क्या लगता है कि इसका फायदा मुकेश गोयल को होगा, या फिर आपकी जो कार्यनीति है, कार्यशैली है, उसको जनता ज़्यादा प्यार देगी? नहीं, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में 10 साल से सरकार चलाई है, आम जनता के लिए सरकार चलाई है, आम जनता के और गरीब लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। उन्होंने गरीब लोगों की जो समस्याएं थी, उनकी समस्याओं को बांटने का काम किया। चाहे जैसे फ्री बिजली के 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात हो, या 20,000 लीटर तक पानी फ्री देने की बात हो, महिलाओं को डीटीसी की बस में मुफ्त सफ़र कराने की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात हो, चाहे अच्छे विश्व स्तरीय स्कूल बनाने की बात हो, चाहे बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, सारे काम, सारे वायदे केजरीवाल साहब ने जो किए थे वो वायदे निभा रहे हैं। बिल्कुल। मैं मुकेश जी के बारे में एक बात और बता दूं कि ये पिछले 6 बार से सिटिंग काउंसलर हैं, यानी कि पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा कोई काउंसलर नहीं है जो 6 बार लगातार काउंसलर रहा हो, इसलिए इनका जो नाम है कद्दावर नेताओं में आता है। लेकिन मुकेश जी, आपके कद्दावर नेता होने के बाद भी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार भाटिया, वो एलिगेशन लगा रहे हैं आपके ऊपर कि अगर इतने ही कद्दावर थे तो हर बार इनको अपनी सीट चेंज क्यों करनी पड़ती है। जब ये इतने ही कद्दावर हैं तो उसी एक ही वार्ड से क्यों नहीं बार बार चुनाव लड़ लेते? मुझे लगता है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं है। उन्हें जानकारी होती तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। वो राजनीतिक और अपनी घमंड भरी बातें कर रहे हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए 1997 से 2007 तक मैं आदर्श नगर वार्ड से निगम पार्षद रहा हूँ। जब आदर्श नगर वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया तो उनसे यह पूछो कि महिलाओं के आरक्षित वार्ड पे क्या कोई पुरुष चुनाव लड़ सकता है। फिर मैं धीरपुर वार्ड सामान्य हुआ, मैंने वहाँ से जाके चुनाव लड़ा और 10 वर्षों तक मैंने वहाँ पे अपने क्षेत्रवासियों की सेवा की। तो 20 साल के अंदर मैंने कौन सा अपना क्षेत्र बदल लिया। और 2017 के अंदर मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आप सराय पीपल थला वार्ड से चुनाव लड़ें। मैंने अपनी पार्टी के निर्णय का मानते हुए सराय पीपल थला वार्ड से चुनाव लड़ा, और मैं वहाँ पर, आपको मालूम होगा कि मेरा वो बाई इलेक्शन हुआ था। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी
हर पोलिंग बूथ पे इन्होंने अपने पार्षद, अपने सांसद, अपने विधायक लगा दिए थे। उसके बावजूद भी उस क्षेत्रवासियों ने मेरे को अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और लगभग मैं 3000 मतों से वहाँ से जीता। उसके बाद वो सीट भी महिला हो गई और धीरपुर वार्ड की भी सीट महिला हो गई और आदर्श नगर की सीट सामान्य हो गई। तो मैं सामान्य सीट से लड़ूंगा या महिलाओं की सीट से चुनाव लड़ूंगा? तो ये सारी जानकारी मैं समझता हूँ कि या तो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं या सारी उनकी राजनीतिक समझ कम है जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि महिला सीट पे से सामान्य पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल। मुकेश जी, एक एलिगेशन और लगा है आपके ऊपर। वो कह रहे हैं कि जब आदर्श नगर वार्ड से आप जब जीते तो बहुत ही 150 या 184 कुछ वोट्स का आपका जो मार्जिन था, हमारे भाजपा के जो एक छोटे से सिपाही ने आपके गले में फांस डाल दी और इस बार विधानसभा के चुनाव में वो फांस पूरी तरह से वो बाहर निकाल देंगे। क्या लग रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया इतनी मजबूत स्थिति में है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस बार तो उनकी जीत सुनिश्चित है और पक्की है। डिम्पल जी, यह बात तो वक्त बताएगी। कोई भी व्यक्ति इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वो अभिमान में चूर हैं। वो कह रहे हैं हमारा सिपाही था। मैं पूछना चाहता हूं उनके सिपाही से कि वार्ड नंबर 15 से, जो आदर्श नगर का प्रेजेंट वार्ड है, वहां से 2020 के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो हमारे पवन शर्मा जी विधायक थे, लगभग 4200 वोटों से इस वार्ड से चुनाव हारे थे। तो मैंने वो प्योरली बीजेपी की सीट बनाई गई थी परिसीमन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उन 4200 वोटों को कवर किया और लगभग 200 वोटों से मैं चुनाव जीता। तो इस अपने आप में दर्शाता है कि जो बात वो कह रहे हैं इसका मतलब वो बात झूठी कह रहे हैं। जिस वार्ड से वो 4200 वोटों से जीतते थे और उस वार्ड से मैं 200 वोटों से जीत गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार भाटिया जी से पूछना चाहूँगा कि उनके बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जिन्होंने 40-40, 50-50 साल यहाँ पर सेवा करते हुए हो गए। क्या उन्होंने उनके साथ अन्याय नहीं किया? क्या उनके ऊपर तो ये आरोप भी लगते हैं कि जब वो जिलाध्यक्ष बनेंगे तो वही बनेंगे, प्रत्याशी बनेंगे तो वही बनेंगे, एल्डरमैन बनेंगे तो वही बनेंगे, प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष बनेंगे तो वही बनेंगे, फिर विधायक का टिकट लेंगे तो वही लेंगे। उनकी पार्टी के आम कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को सारे के सारे पद भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई कार्यकर्ता नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति बचा है। ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात। अब हम बात करते हैं इस विधानसभा के बारे में मुकेश जी, क्योंकि इस विधानसभा के लगभग हर वार्ड के अंदर आप निगम पार्षद रह चुके हैं, अभी भी आदर्श नगर वार्ड के अंदर मौजूदा निगम पार्षद भी हैं। तो हम मान सकते हैं कि आपको आदर्श नगर विधानसभा के अंदर जितने भी लूप होल्स हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वो आपके नज़र में होंगी, आप उनको भली भांति जानते भी होंगे। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इस विधानसभा के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, पिछले 10 साल में हो जानी चाहिए थी, जो किसी भी कारणवश नहीं हो पाई, लेकिन मुकेश गोयल अगर जीतेंगे तो वो काम जरूर करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आदर्श नगर विधानसभा के अंदर जितनी तेज़ी के साथ विकास के कार्य होने चाहिए थे वो उतनी तेज़ी के साथ विकास के कार्य नहीं हुए, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति इंटरेस्ट लेके काम करता है, कोई व्यक्ति लिपापोती करता है। तो यही कारण था कि हमारे विधायक की टिकट काटी गई। जब 10 साल के अंदर उन्होंने इतने ज़्यादा अच्छे विकास के कार्य करवाए होते तो पार्टी को मुझे लगता है कि टिकट काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चांदनी चौक लोकसभा में से केवल 1 टिकट काटी गई है, 9 टिकट के ऊपर प्रत्याशी वही हैं जो पुराने प्रत्याशी थे। तो मैं निश्चित तौर पर पार्टी ने मेरे को देखा है, पार्टी ने मेरी कार्यशैली देखी और उसी कार्यशैली को देखते हुए मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को यह विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह से मैंने निगम पार्षद होते हुए अपने क्षेत्र के सारे क्षेत्रों का ध्यान रखा, इसी प्रकार से विधानसभा के अंदर मैं विधायक बनने के बाद सारी की सारे जो काम है, चाहे वो सीवर से संबंधित है, पानी से संबंधित है, या राशन कार्ड से संबंधित है, या पेंशन से संबंधित है, या दिल्ली सरकार के अधीन जो भी काम आते हैं उनसे संबंधित जो भी काम है वो पूरी तेज़ी के साथ उन कामों को करूँगा। बिल्कुल। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं। 2100 रुपये की घोषणा महिलाओं के लिए हो गई, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 की घोषणा हो गई है। ऑटो ड्राइवर के लिए बोला गया है कि उनकी बेटियों की शादी होगी तो 1 लाख रुपये वो उसका सहारा लगाएंगे, 1 लाख रुपये का, और उनकी वर्दी के पैसे साल में 2 बार उनको दिए जाएंगे। घोषणाएँ बहुत हो गई हैं और घोषणाएँ पिछले काफ़ी चुनावों में भी हुई थी, जैसे हम यमुना को साफ कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को खुद सामने आना पड़ा,
बोलना पड़ा कि कुछ चीज़ें थी जो हमने वादे किए पूरे नहीं हो पाए, लेकिन इस बार हमें मौका दो, हम ज़रूर दुरुस्त करेंगे। जनता विश्वास करेगी या इस बार चुनाव जो है मुश्किल रहने वाले हैं? डिम्पल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब को चाहती है। केजरीवाल साहब ने जो काम करवाए हैं, जो वायदे करवाए हैं, वो वायदे उन्होंने निभाए हैं। हाँ, कुछ कमियां रही है, कुछ वायदे रहे हैं जो अधूरे रहे हैं, उसका भी कुछ कारण रहा है। केजरीवाल साहब ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात की, दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। उन्होंने 20,000 लीटर तक पानी फ्री करने की बात करी, वो फ्री पानी दे रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को तीर्थ डीटीसी की बस के अंदर मुफ्त यात्रा करने की बात करी, वो करवा रहे हैं। उन्होंने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात करी, उसके अंदर अच्छे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, उनके अंदर लोगों का इलाज हो रहा है, गरीब लोगों का। इसके साथ साथ उन्होंने स्कूलों की बात करी। आज स्कूलों का शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा पहुंच गया। आप किसी भी स्कूल के अंदर चले जाओ, कोई भी पब्लिक स्कूल से भी अच्छे स्कूल आज दिल्ली सरकार के बने हुए हैं। पहले खंडर हुआ करते थे ये स्कूल, उन्हीं स्कूलों की कायाकल्प करके आज दिल्ली के अंदर विश्व स्तरीय स्कूल बनाए जा रहे हैं। वहाँ शिक्षा का स्तर सुधारा गया है और शिक्षा का स्तर सुधारने के कारण ही आज हज़ारों बच्चे हमारी अच्छी अच्छी संस्थाओं के अंदर, आईएएस के अंदर, आईपीएस के अंदर, आईआरएस के अंदर, आईआईटी के अंदर, आईआईएम के अंदर और दो विभिन्न संस्थाओं के अंदर जाकर वो अपना परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वहाँ पर उनके एडमिशन हो रहे हैं और उनका भविष्य सुधर रहा है। तो दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल साहब ने जो किया, क्योंकि गरीबों को जब भी ऊंचा उठाया जा सकता है जब उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह केजरीवाल जी का सपना है और उनको उन्होंने सारे वायदे निभाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है। गरीब लोग जो कभी सारी ज़िंदगी नहीं सोच सकते थे, उन्हें कहीं तिरुपति बालाजी, कहीं उन्हें अजमेर पुष्कर जी, कहीं उन्हें गंगा सागर, कहीं उन्हें अच्छी अच्छी वैष्णो देवी, कई तीर्थ स्थानों पर ले जाया गया। तो मैं समझता हूँ असली श्रवण कुमार तो केजरीवाल जी है, जिन्होंने बुजुर्गों का ध्यान रखा है। बिल्कुल। मुकेश जी, ये जानना चाहेंगे कि अभी तो हम देख पा रहे हैं कि आदर्श नगर की समस्याएं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जीतेंगे तो आदर्श नगर की जो जनता है उसको क्या उपहार देंगे आप? क्या ऐसी चीज़ है जो आपके जहन में है जो सबसे पहले आपको दुरुस्त करनी है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि केजरीवाल जी ने इस समय 2-3 वायदे किए हैं। केजरीवाल जी ने सबसे पहला वायदा किया है कि 18 साल से ऊपर की हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, हमारी माता हो, सबके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं और उन्हें 2100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ साथ बुज़ुर्गों के लिए, 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों के लिए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं, चाहे वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, चाहे उनके लिए 1 लाख रुपए का खर्चा है, चाहे उनके लिए 10 लाख रुपए का खर्चा है, चाहे उनके लिए 50 लाख रुपए का खर्चा है, वो सारे का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी और 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को फ्री दिल्ली के अंदर इलाज मिलेगा। ये वायदे दोनों के दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, दिल्ली की जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने एक वायदा और भी किया, अंबेडकर योजना के तहत उन्होंने ये भी कहा हमारे दलितों के बच्चे यदि विदेशों में जाके शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें वहाँ एडमिशन मिलता है, तो उनके आने का, जाने का, उनका वहाँ ठहरने का, उनके वहाँ भोजन की व्यवस्था का, उनके यहाँ फीस जमा कराने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। इसके साथ साथ हमें आदर्श नगर के क्षेत्र को जो दिल्ली के अंदर यह सुविधा मिलेगी, तो मेरे आदर्श नगर के क्षेत्रवासियों को भी यह सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ आदर्श नगर के लिए हमारे बहुत से प्लानिंग है कि हम यहाँ सीवर की लाइनें काफ़ी ब्लॉकेज है, ख़ासतौर से अर्बन विलेज में, चाहे वो धीरपुर विलेज हो, आज़ादपुर विलेज हो, बड़ोला विलेज हो, सराय विलेज हो, या हमारी अच्छी कॉलोनियाँ मजलिस पार्क, आदर्श नगर, सीवर की दशा बहुत ख़राब है। उनकी लाइनें काफ़ी समय पहले चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही की वजह से वो सीवर लाइनें चेंज नहीं हुई। पानी की लाइनें भी कई जगह गंदा पानी आता है, उसकी भी व्यवस्था को सुधारा जाएगा। साथ ही साथ सीवर और पानी की लाइनें डलवाने के बाद रोडों का निर्माण किया जाएगा। रोडों का निर्माण करने के बाद हमारे क्षेत्र में और भी जो विकास के कार्य होंगे, उन सारे के सारे कार्यों को करवाया जाएगा। और मैं ये एक जानकारी और दे दूँ आपको, डिम्पल जी, आपको जानकारी होनी चाहिए, इतनी फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं,
इतनी फ्री की रेवड़ी बांटने के बाद बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी की बस यात्रा फ्री, अच्छे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, इसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर विकास करवाना, और उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का बजट लाभ का बजट है। दिल्ली सरकार लाभ में चल रही है। दिल्ली सरकार ये सारी योजनाएं लागू करने के बाद, ये सारी सुविधाएं जनता को देने के बाद भी लाभ में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है। किसी एक राज्य के अंदर सरकार बता दो जो लाभ में चल रही हो। हर जगह घाटे में चल रही है। योजनाएं कुछ नहीं देते, अपने राज्यों के जनता को कुछ नहीं देते, लेकिन उसके बाद घाटे में रहते हैं। और ये सरकार सारी सुविधाएं दिल्ली की जनता को दे रही है, उसके बाद भी दिल्ली सरकार लाभ में रहती है। उनका बजट लाभ का बजट होता है। तो ये सारी बातें अपने आप में दर्शाती है कि केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IAS रहे हैं, IITN रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी है। वो अफसर भी रहे हैं और उन्होंने नज़दीक इंजीनियर भी रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझते हैं, सारी चीज़ों की उनकी जो भावी योजनाएं हैं। और कुछ लोग शंका पैदा कर रहे हैं कि 2100 रुपये की राशि भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सिर्फ चुनावी वायदा है, या बुजुर्गों को ये सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी चुनावी में। अपने दिल्ली की जनता को भी, अपने क्षेत्रवासियों को भी ये बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी जो वायदा करते हैं वो वायदा निभाते हैं। निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसके बाद दिल्ली की जनता को, दिल्ली की हमारी माताओं को, बहनों को, हमारी बेटियों को 2100 रुपये प्रति माह भी मिलेगा, बुजुर्गों को फ्री में चिकित्सा भी मिलेगी। लेकिन मुकेश जी, आप तो कह रहे हैं कि जीतने के बाद मिलेगा। राजकुमार भाटिया ने बोला कि अगर, क्योंकि सरकार तो आम आदमी पार्टी की, अगर वो चाहते तो साथ के साथ ही इसका अनाउंसमेंट कर देते कि आज से ही जो महिलाएं हैं उनको ये पैसा मिलना शुरू हो रहा है। जिस भी मंत्रालय से, महिला विकास मंत्रालय से पास करवाना था उनको पास करवाते और अभी से देना शुरू कर देते। क्या कहना चाहेंगे कि इसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? इसके जवाब में मैं ये जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के रोज़ लोग, उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया भी है, दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मार्च के अंदर केजरीवाल साहब ने महिलाओं को 1000 रुपये देने की घोषणा की थी। अप्रैल के अंदर केजरीवाल साहब जेल चले गए, और वो जेल से आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आतिशी जी चीफ मिनिस्टर बनी। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद लगभग 10-12 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं को 1000 रुपये देने की प्रस्ताव पास किया। उसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ, सरकारी नोटिफिकेशन भी हुआ। 1000 रुपये देने की बात तो हो गई ना, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, सारी चीज़ें हैं। केजरीवाल साहब ने यह कहा इस साल के लिए तो हमने 1000 रुपये की बात करी थी, आगे हम चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि नेचुरली बात है अगला बजट आएगा चुनाव के फरवरी के बाद आएगा, तो चुनाव जीतने के बाद हम 2100 रुपये प्रत्येक बहन बेटी को और महिला को देंगे। तो इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? क्या कैबिनेट ने पास नहीं किया? क्या उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ? किस तरह से वो झूठे आरोप लगा रहे हैं? वो इनकी कलाकारी है। वो इस तरह के दिल्ली की जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। उन्हें अपने भाई पे केजरीवाल पे, अपने बेटे केजरीवाल पे विश्वास है कि जो केजरीवाल जी वायदा करते हैं वो वायदे को निभाएंगे। और डिम्पल जी, आपने एक बात और कही कि यमुना साफ नहीं हुई, केजरीवाल जी ने वायदा किया था। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर केजरीवाल साहब ने भी कहा कि भाई हमारे कुछ कामों में हम सफल नहीं हो चुके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2020 में चुनाव हुए, 2020 के मार्च अप्रैल के महीने में ही आपको पता होगा दिल्ली के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दे दी। 3 साल तक कोरोना की महामारी चलती रही, जिसकी वजह से सारे काम डिस्टर्ब हो गए, लॉकडाउन लगे रहे, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम है दिल्ली की जनता को आई। और दिल्ली की जनता के ऊपर वो बड़ा कठिन समय था। दिल्ली क्या, देश की जनता के ऊपर यह बहुत कठिन समय था, और ख़ासतौर से दिल्ली की जनता के ऊपर। लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद जब थोड़ी कोरोना से राहत मिली, तो इन्होंने हमारे सारे मंत्रियों को, चाहे उसमें सिसोदिया जी हों, चाहे उनमें सत्येंद्र जैन जी हों, चाहे उसमें संजय सिंह जी हों, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल जी हों, सबको जेल में डाल दिया। 2 साल से ये जेल के चक्कर कटवा रहे हैं।
तो आप बताओ कि जमुना के लिए जब समय नहीं मिलेगा, रोज़ हमारे अधिकारी या रोज़ हमारे मंत्री, रोज़ हमारे वो सीबीआई और ईडी और इनकी उससे भुगतते रहेंगे, तो 2 साल के अंदर इन्होंने इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो 5 के 5 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया, 4.5 साल बर्बाद कर दिए। तो आप बताओ, जमुना का वायदा किया था 2020 में, तो वो वायदा कैसे पूरा होता? यह सारी जनता, दिल्ली की जनता जानती है कि क्या हालात रहे और क्या परिस्थितियां रही। लेकिन आने वाले समय में केजरीवाल जी अपने स्टैंड पे अड़ी है कि यमुना को साफ करके मानेंगे, तो निश्चित तौर पर यमुना साफ होगी। आपने ऐसे कौन से विकास के कार्य करे हैं जो आप गिनवाना चाहेंगे? डिम्पल जी, आपको मालूम होना चाहिए, मैं 1997 में पहले निगम पार्षद बना था और 97 से 2002 की टर्म में मेरे गांव के अंदर, आज़ादपुर के अंदर, एक समुदाय भवन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सबसे पहले मैंने अपने आज़ादपुर गांव के अंदर समुदाय भवन का निर्माण करवाया। यह मेरी पहली उपलब्धि थी। आज़ादपुर का हमारा प्राइमरी स्कूल जर्जर हालत में, तो स्कूल को रिपेयर कराया। हमारे आदर्श आज़ादपुर के स्कूल की पार्क बहुत ख़राब था, उस पार्क का सुधार किया। साथ ही साथ आदर्श नगर के अंदर भी मैंने अपनी गलियों को, अपने क्षेत्र की गलियों को और अपनी कॉलोनी की जो समस्याएं, नालियों को, इन सारी चीज़ों को देखा, उनके पार्क वगैरह को विकसित करवाया। और 2002 से 7 के बीच में नगर निगम से मैंने मजलिस पार्क के अंदर एक समुदाय भवन बनवाया। मजलिस पार्क के अंदर अपने क्षेत्र की जनता के लिए स्विमिंग पूल बनवाया। मजलिस पार्क के अंदर ही मैंने वहाँ पर एक जिम सेंटर का निर्माण किया। अपने क्षेत्र के लिए पूरे विकास के कार्य किए। 2007 के बाद मैं धीरपुर वार्ड में चला गया। धीरपुर वार्ड में मैंने गांधी विहार में जाकर डीडीए से ज़मीन ली। उसमें हमारे उस समय के केंद्रीय मंत्री और जो हमारे यहाँ से सांसद थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने मेरी मदद करी और हमने धीरपुर के अंदर 2000 मीटर ज़मीन लेके वहाँ पर समुदाय भवन का निर्माण करवाया और बाकी अपने क्षेत्रों का विकास करवाया। 7 से 12 के बीच में हमने सारी गांधी विहार की सड़कें बनवाई, निरंकारी कॉलोनी की सड़कें बनवाई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि धीरपुर गांव के अंदर भी जो सड़कें मैं बनवा के आया था, आज तक भी वो सड़कें उसी हालत में है। उसके बाद कोई भी निगम पार्षद उन सड़कों को ठीक नहीं करवा पाया। इसके बाद मैं जहांगीरपुरी वार्ड में गया। जहांगीरपुरी वार्ड के अंदर मैंने एक वातानुकूलित पुनर्वास कॉलोनी में एक वातानुकूलित समुदाय भवन का निर्माण करवाया और वो निर्माण करवाने के बाद मैंने उसका उद्घाटन भी कर दिया। उसके अंदर एसी वगैरह का काम बाकी रह रहा था। बड़े शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद और भारतीय जनता पार्टी उस समुदाय भवन को 2 साल के बाद भी आज भी चालू नहीं करवा पाए हैं। तो मैंने तो वो इतने बड़े बड़े भवन खड़े कर दिए, लेकिन वो लोग उसे चालू तक नहीं करवा पा रहे। ये है इनकी कार्यकुशलता, ये है इनकी बात, और दूसरों पे आरोप लगाते हैं। मैं आदर्श नगर वार्ड से अब इस समय निगम पार्षद बनाऊँ। मैंने आदर्श नगर वार्ड में भी उसके लिए प्रोविज़न करा रखे हैं अम्बेडकर आवास कॉलोनी के अंदर समुदाय भवन बनवाने के लिए। अपने राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता जी से 3 करोड़ 60 लाख रुपए जमा करा रखे हैं एमसीडी पे, और वह जल्दी ही उसका भी प्रक्रिया चल रही है, लैंड की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही वहाँ पे भी समुदाय भवन बनेगा। मैं जितनी टर्म भी मैंने पार्षद के रूप में काम किया, मैंने हर अपनी टर्म के अंदर, हर अपनी पंचवर्षीय योजना के अंदर अपने क्षेत्र में एक विकास का मॉडल छोड़ा है। हमने अपने वहाँ छाप छोड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ राजकुमार भाटिया जी से और उनकी पार्टी से, एक बता दें कि उनके पार्टी के कौन से पार्षद ने काम करवाया। 2007 से जो 2012 से 17 के बीच में मैंने मॉडल टाउन का जो RM ब्लॉक है उसके अंदर समुदाय भवन का, वातानुकूलित समुदाय भवन का निर्माण करवाया। एक इनके पार्षद, एक पार्षद बता दें इनका कि इनके पार्षद ने इस योजना को लाए, इस योजना को मंजूरी दिलाई। केवल उन लोगों ने बजट में लाया, पैसा मैं लाया, शिलान्यास मैंने कराए, मेरे टाइम के अंदर प्रोजेक्ट चालू हुए। लेकिन जब वो सीट बदल जाती थी, परिसीमन में महिला सीट हो जाती थी, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो इनके पार्षदों ने केवल वहाँ नारियल फोड़े हैं, काम इन्होंने कुछ नहीं करवाया। ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर जो भाटिया जी को जानकारी हो, वो तो एल्डरमैन है नगर निगम में, ये जानकारी नगर निगम से ले लें। मुकेश जी, अपनी विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं अपनी विधानसभा के क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में मैंने प्रत्येक वार्ड में काम किया है। 28 साल से आप लोगों की सेवा में हूं और आप लोगों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरी कार्य प्रणाली देखी है, मेरी कार्य करने की क्षमता देखी है। तो आप लोगों को मैं यही अपील करूंगा, जिस प्रकार से मैं निगम पार्षद के रहते हुए आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, उससे भी दुगनी ताकत के साथ विधायक बनने के बाद आप लोगों की सेवा करूंगा। इसलिए आप अपने भाई को, अपने बेटे को झाड़ू के निशान के सामने बटन दबाकर सफल बनाएं और केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। जो वायदे केजरीवाल साहब ने करे हैं वो पूरे करेंगे और क्षेत्र की जनता से जो मैं वायदे कर रहा हूँ वो वायदे भी मैं पूरे करूँगा। ये थे मुकेश कुमार गोयल, जो कि आदर्श नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। लगातार और भी कई मुद्दों को लेकर हम इनके पास आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।